अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द करियर ऑफ फूड इंजीनियरिंग और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर ऑफिसर कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन इन इस्माइल इंडस्ट्रीज़ मिस फलक नाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शाहज़ाद? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। मैं ठीक ठाक। स्कूलिंग से स्टार्ट करते हैं, आपकी एजुकेशन एकेडमिक बैकग्राउंड। तो स्कूलिंग आपकी कहाँ से? अच्छा, मैं मॉडल कॉलोनी में रहती हूँ, तो मेरी स्कूलिंग वहीं के एक एरिया के एक छोटे से स्कूल से हुई है। ठीक है। अच्छा, हमेशा से इंजीनियर बनने का शौक़ था, तो प्री इंजीनियरिंग ली। इंटरमीडिएट से? इंटरमीडिएट। सही। ठीक है, तो यही सोचा कि यार प्री इंजीनियरिंग लेंगे तो डेफिनेटली इंजीनियरिंग साइड पे जाएंगे। तो प्री इंजीनियरिंग मैंने की अपना कैंट कॉलेज से, मलिक कैंट कॉलेज। उसके बाद हमेशा से ख्वाहिश थी कि सिविल इंजीनियर बनना है। Okay. ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली केमिस्ट्री बहुत बुरी लगती थी, तो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री ने मार्क्स कम कर दिए। सो समहाउ सिविल इंजीनियरिंग की सीट नहीं मिल सकी, तो फूड इंजीनियरिंग की मिली, तो वहाँ पे स्टार्ट लिया। अच्छा, फूड इंजीनियरिंग बिल्कुल फर्स्ट बैच से हम लोग हैं, क्योंकि इससे पहले फूड इंजीनियरिंग एनईडी ने इंट्रोड्यूस नहीं कराई थी। यानी आपके बैच से पहले ही उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया और आपका फर्स्ट बैच? हमारा फर्स्ट बैच था। सही है। तो आपको जिस तरह पता है कि फर्स्ट बैच को बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है। सही, हर चीज़ फेस करनी पड़ती है। वेदर इट भी आपको इंटर्नशिप के अगर बात करूँ मैं, या जॉब्स की बात करूँ, या फिर लोगों के साथ चलना कि यार एक नई फील्ड आई है मार्केट में जिसका पता नहीं कि स्कोप है भी कि मार्केट नहीं एक्सेप्ट करे ना करे। Exactly. सही है। तो इस तरह की काफ़ी कन्फ्यूजन्स के साथ हम लोगों का बैच स्टार्ट हो गया था। एक कन्फ्यूजन ये भी रहती थी कि फूड साइंस एंड फूड इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। तो इसमें भी हम लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते थे कि अगर डेफिनेटली कोई डिफरेंस है, तभी एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने इंजीनियरिंग की एक डिसिप्लिन को स्टार्ट किया है। सही है। पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ आप अभी जा गई हैं या फिर अभी कर रही हैं या? अच्छा, मैंने फूड इंजीनियरिंग में ही पोस्ट ग्रेड करने का सोचा था, बट एनईडी यूनिवर्सिटी ने अभी तक मास्टर्स प्रोग्राम को स्टार्ट नहीं किया था। सही है। तो मैंने फिर सप्लाई चेन में सोचा कि एमबीए कर लूँ, एमबीए इन सप्लाई चेन फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी मैंने परस्यू किया। तो 2.5 इयर्स का वो एमबीए था, वो मेरा कंप्लीट हो गया था सप्लाई चेन में। ओके। और चलें, आपकी जो ग्रेजुएशन थी फूड इंजीनियरिंग से, उस वहाँ से अब तक का आपका जो करियर रहा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या आपने कहाँ कहाँ सर्व किया, कितना एक्सपीरियंस आपका है? सही। अच्छा, जब हम लोग के 4 इयर्स कंप्लीट हुए, तो जैसे ही हम लोग की कॉन्वोकेशन हुई, कॉन्वोकेशन के वेरी मतलब समझ लें आप, सेकेंड वीक में मुझे एचजे रिसर्च सेंटर से कॉल आ गई थी, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप वहीं पे थी। तो वहाँ पे मैंने जो है वो एज ए रिसर्च एसोसिएट एचजे रिसर्च सेंटर में 1.5 ईयर सर्व किया था। वहाँ पे HPLC, GC, इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स को अंडरस्टैंड किया। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काफ़ी वहाँ पे रिसर्च होती है, क्योंकि वहाँ पे थीसिस के स्टूडेंट्स काफ़ी होते हैं, जो एमफिल और PhD के स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपना थीसिस कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि बीइंग अ फूड इंजीनियर इस तरह का बैकग्राउंड आपका नहीं होता जो आप रिसर्च की तरफ जाएं, स्पेशली प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, तो 1.5 ईयर मैंने एचजे रिसर्च सेंटर में वहाँ पे काम किया था। ठीक है, बीइंग अ फूड इंजीनियर, बट वो थोड़ी सी एक डिफरेंट फील्ड थी, रिसर्च की तरफ थी। तो रिसर्च एसोसिएट में थ्योरी ज़्यादा होगी उसमें? थ्योरी ज़्यादा थी, रिसर्च बेस्ड था डेफिनेटली। प्रैक्टिकली इतना नहीं था। प्रैक्टिकली ये होता था कि कमर्शियल सैंपल्स अगर कोई आते थे, जैसे मैं थी इंडस्ट्रियल एनालिटिकल सेंटर में, विच इज IAC, जो उनका एक कमर्शियल डिपार्टमेंट है। वहाँ पे ये होता है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज के सैंपल्स आते हैं, वेदर इट बी ऑयल, फैट्स, इस तरह की चीज़ें, या ग्रेन्स टेस्टिंग के लिए। सही है। तो उनकी आप टेस्टिंग करते हो। ठीक है, प्रोटीन फैट एनालिसिस, इस तरह की केमिकल एनालिसिस होता है। ठीक है, तो लैब वर्क वो पूरी बहुत ही वन ऑफ दी आप कह सकते हो कि बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है इन टर्म्स ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट। उनके इक्विपमेंट हैं जो आपको आई डोंट थिंक सो कि कराची में नहीं मिलता है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। एचजे रिसर्च सेंटर और ये मैं आई थिंक कहाँ पर, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर है, एक सेपरेट एंटिटी है, बट कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह से IB एक सेपरेट एंटिटी है, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर इसी तरीके से एचजे रिसर्च सेंटर है। तो और इसके बाद मैंने कहा कि मुझे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करनी है। मास्टर्स का ही सोचा था, फूड इंजीनियरिंग में ही सोचा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटी ने अभी तक ये प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया था, ऑफर नहीं कर रही थी। मैं फिर भी मास्टर्स के फॉर्म लेकर आ गई थी। मैंने कहा वाई नॉट, एनईडी से ही करना चाहिए। सही है, क्योंकि एनईडी का बच्चा, मैंने जितना मेरा अंदाजा, एनईडी का बच्चा एनईडी में ही रहना पसंद करता है। ये है। तो हम फॉर्म भी लेकर आ गए थे, बट माई फादर सजेस्टेड मी कि ये बहुत दूर हो जाएगा आपके लिए रात की, क्योंकि इवनिंग की क्लासेस होती हैं जी। तो फिर मैंने एयरपोर्ट कैंपस मेरे घर के करीब स्टार्ट हुआ था इकरा यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पे मैंने MBA में एडमिशन ले लिया था सप्लाई चेन। अच्छा, मीनवाइल मैं जॉब सर्चिंग मैंने स्टार्ट की, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है जब आप MBA करते हो तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है। अगर इवनिंग की क्लासेज हो तो मॉर्निंग में आपके पास टाइम होता है, या मॉर्निंग की क्लासेज हैं तो इवनिंग में टाइम होता है। तो मैंने इसको सोचा कि मुझे जॉब करनी चाहिए, क्योंकि मैंने गैप ले लिया था
कोई 1.5 ईयर का मैंने गैप ले लिया था बीच में। सही है। ये आपके MBA कंप्लीट होने के बाद? नहीं, मैंने HEJ रिसर्च सेंटर में जॉब की। जॉब के फ़ौरन बाद मैंने MBA में एडमिशन लिया, वो जॉब मैंने छोड़ दी थी। ओके, ठीक है, MBA में एडमिशन लिया, 1.5 साल तकरीबन मेरा गुजरा था, तो मैंने कहा यार मुझे जॉब करनी चाहिए along the studies। हाँ, along the studies, बिकॉज वो फिर मैनेज होने लगा ना। 1.5 साल में एक अंदाजा हो जाता है आपको कि आप मैनेज कर पा रहे हो या नहीं। तो तकरीबन 1.5 साल हुआ था, मैंने कहा आई कैन मैनेज, तो मैं जॉब ही सर्च करूँ। सही। अच्छा, उसी टाइम सिंध फूड अथॉरिटी एक नया इदारा जो है वो हमारे सिंध गवर्नमेंट ने उसको स्टार्ट किया था। सही, उस वक्त फॉर्म हो रहा था? जी बिल्कुल, मतलब समझ लें 2018 में इनका जो है मैंडेट क्लियर हुआ था और 2019 में हम लोग की हायरिंग हुई थी। ओके, तो उसकी हायरिंग स्टार्ट हुई। अब क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ थी, तो जैसे मेरे ख्याल से कराची के हर फूड साइंस और हर फूड इंजीनियर के बच्चे ने अप्लाई किया था, उसी तरह से मैंने भी अप्लाई किया था। वहाँ के इंटरव्यूज़ हुए, तो कुछ हमारे एक्स टीचर्स थे, कुछ कराची यूनिवर्सिटी के टीचर्स थे, वो पैनल में थे, उन्होंने सिलेक्शन की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई थी एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर। ओके, ठीक है, तो रिसर्च में थी पहले 1.5 ईयर, एंड देन फूड सेफ्टी ऑफिसर इन सिंध फूड अथॉरिटी, वहाँ पे स्टार्ट किया अपना करियर। मीनवाइल MBA चल ही रहा था। तो MBA का ये होता था कि इवनिंग की क्लासेस होती थी, तो मॉर्निंग और इवनिंग मेरा मैनेज हो रहा था कि मॉर्निंग में जॉब होती थी, इवनिंग में क्लासेस हो जाती थी। तो इस तरह से सिंध फूड अथॉरिटी में एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर काम स्टार्ट किया था। अब सिंस वो भी एक नया ही डिपार्टमेंट था, वो भी डेवलप हो रहा था, बिल्कुल डेवलपिंग स्टेज में था वो। सही। तो वहाँ पे भी काफ़ी इश्यूज आए कि किस तरीके से उसको वहाँ पे काम करना है, बिकॉज ऑलरेडी पंजाब फूड अथॉरिटी एग्जिस्ट कर रही थी हमारे पास। पाकिस्तान में आई थिंक पंजाब फूड अथॉरिटी सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है फूड्स के मामले में। पंजाब फूड अथॉरिटी आई थिंक 2011 से एक्टिव थी। सही है। और काफ़ी एक्टिवली उन्होंने काम किया था। ठीक है, तो जब हमारी अथॉरिटी आई है लाइक 2019 में, तो समझ लें उनको 7 इयर्स हो चुके थे, 7-8 इयर्स। तो वो काफ़ी स्टेबल थे मार्केट में, लोगों को पता था कि यार एक अथॉरिटी है जो काम कर रही है। सारी कंपनीज MNCs, वेदर इट बी यूनिलीवर, वेदर इट बी नेशनल शान फूड्स, इनको पता था कि एक PFA है जो काम कर रही है। तो सिंध में हम लोग बिल्कुल नए थे SFA के नाम से। ठीक, तो वो एक नया इदारा डेवलप हुआ था। अच्छा, आप जैसे अभी आपने यहाँ पे सीनियर ऑफिसर कंप्लायंस हैं, तो वहाँ पर भी आप क्वालिटी के उस पे डोमेन में काम कर रही थी SFA में? अच्छा, वहाँ पे ऑडिटिंग साइड थी। ओह, इंटरेस्टिंग। जी, वहाँ पे मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर थी, हम लोग ऑडिटिंग करते थे और इंस्पेक्शंस करते थे। इंस्पेक्शन क्या है कि मैं किसी रेस्टोरेंट पे गई हूँ, मैं फ्रीक्वेंटली वहाँ जा रही हूँ, तो दैट इज इंस्पेक्शन। ओके, रेगुलर विजिट, ऑफिशियल विजिट। ऑफिशियल विजिट है, ठीक है। मेरे पास एक गवर्नमेंट का एक नोटिस होता है, अगर मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे इश्यूज दिखते हैं तो मैं एक उनकी पेनल्टी करती हूँ। ठीक है, अगर मेरे मल्टीपल वहाँ पे विजिट्स हो रहे हैं, दैट मीन्स इंस्पेक्शन कर रही हूँ। ऑडिट में ये होता है कि आपके विजिट्स कम होते हैं, ठीक है, और आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। ओके, तो मतलब यू हैव टू हैव अ सर्टेन सर्टिफिकेशन टू ऑथराइज एन ऑडिट के लिए। आपको ऑडिटर होना चाहिए, आपने एटलीस्ट ऑडिटर के साथ काम किया हो। Okay, with experience. 2 to 3 years, yes. और उसके बाद फिर 3.5 years मैंने सिंध फूड अथॉरिटी में सर्व किया एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर। पूरे सिंध की रेस्टोरेंट्स या होटल्स की बात करूँ मैं, या डेयरी शॉप्स की बात करूँ, छोटे से छोटे पान शॉप की भी अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे भी हम लोग इंस्पेक्शंस करते थे। अच्छा, तो ये आपका डोमेन मतलब सारी जितने भी फूड शॉपकीपर्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, इन सब पे आता है SFA का डोमेन? इन सब पे, हर एडिबल चीज़ पे जो कि डेफिनेटली जो फूड जिसको आप कंसिडर करते हो, कंज्यूम जिसे आप करें एज अ फूड, एग्जैक्टली, सही है। तो वो उन सब चीज़ों पे सिंध फूड अथॉरिटी जो वो अपना काम कर सकती है। दैट्स गुड। आगे उसके बाद 3.5 years वहाँ पे किया काम। उसके बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि मेरी ग्रोथ रुक रही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट में आप कोशिश करते हो कि आप परमानेंट हो जाओ, वहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट पे थी। सही। तो आई वांटेड टू हैव समथिंग लाइक कोई परमानेंट पोजीशन हो, किसी अच्छी फॉर्म में हो, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेने की मेरी बड़ी ख्वाहिश थी हमेशा से। सही है। तो इससे पहले क्योंकि HEJ रिसर्च सेंटर था, वो भी इंडस्ट्री नहीं थी, वो आपका एक लैब का एक्सपीरियंस था। सिंध फूड अथॉरिटी में डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, बड़ी कंपनीज में जहाँ एक डिफरेंट डोमेन था, लेकिन टू सम एक्सटेंट कनेक्शन इस तरह से था क्योंकि देखा जाए तो क्वालिटी फूड सेफ्टी पे ही हम काम कर रहे थे। HEJ रिसर्च सेंटर में R&D थी, क्वालिटी के ऊपर थी, यहाँ पे फूड सेफ्टी थी। तो मैंने कहा कि यार मुझे स्विच करना चाहिए। तो मैंने अप्लाई करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से मुझे लगता है बहुत जल्दी मुझे स्माइल इंडस्ट्रीज से कॉल आ गई थी। सही। तो स्माइल इंडस्ट्रीज का भी जिस प्लांट में मैं हूँ, ये भी बिल्कुल नया प्लांट है। ओके, दैट्स तो हर चीज़ नई, फूड इंजीनियरिंग न्यू थी, सिंध फूड अथॉरिटी ठीक है नहीं थी, यहाँ पे आए तो बिल्कुल ही न्यू, जीरो से, मतलब आप तीनों में पायनियर रही हैं उसके अंदर। दैट्स गुड।
तो यहाँ पे स्माइल इंडस्ट्रीज़ में पोर्ट कासिम पे इनका प्लांट है। वैसे तो इनका बिस्कोनी है पोर्ट कासिम पे, लेकिन बिस्कोनी के साथ ही इन्होंने अच्छा, इस्माइल का जैसे आपने बिस्कोनी किया, तो इनके बिस्कोनी के साथ और कोई भी ब्रांड है या फिर सिर्फ मैं बिस्कोनी? वही बताने लगी हूँ। इनकी जितना मुझे पता है 20 या 21 तकरीबन इतनी इनकी माशाल्लाह से इंडस्ट्रीज़ हैं। ओह नाइस। ठीक है। स्नैक सिटी इनका कर्लीज जो आप लोग चिप्स जी खाते जी हैं हम जी लोग, जी, वो इनका लाहौर में प्लांट है। ठीक है। ठीक। बिस्कोनी एक इनका पोर्ट कासिम पे, एक इनका हब पे। ओके। ठीक है। इसी तरह इन्होंने जो मजीद इनका जो अच्छा काम है, जो मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा किया, वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ इन्होंने जो कोलैबोरेशन की है। यूनाइटेड नेशंस का जो जी। एक है WFP जो इदारा है इनका, जो एक्चुअली हंगर को ट्रीट करता है, बेसिकली मेल न्यूट्रिशन को जो है वो टैकल करने के लिए, एलिमिनेट करने के क्योंकि लिए। आपको पता है अफ्रीका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, इवन पाकिस्तान में भी मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। तो WFP के साथ इनकी कोलैबोरेशन थी। तो WFP के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन में इन्होंने हब पे जो इनका प्लांट है वहाँ पे ऑलरेडी ये लोग एक ममता के नाम से कुछ बना रहे थे पेस्ट वगैरह ना, जो कि एक्सपोर्ट ही होता है, डेफिनेटली पाकिस्तान में नहीं होता वो। ओके। अब इन्होंने जो नया प्लांट लगाया जिसमें मेरी हायरिंग हुई, वो है फ्लावर एंड सीरियल का। ओके। ठीक तो है। फ्लावर एंड सीरियल का इनका ब्रांड है पाकिस्तान में अभी इनका माशाल्लाह से लॉन्च हुआ ग़िज़ा के नाम से। किस नाम से? ग़िज़ा। आटा ओके। जो है इनका ग़िज़ा के नाम से मार्केट में आ गया। ठीक है। जो सीरियल है इनका वो पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ WFP के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो सिर्फ एक्सपोर्ट होगा। तो वो सडनली उसे उनके लिए बना रहे होते हैं? वो सिर्फ उनके लिए बना रहे हैं। सही। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इनका है कि इन द फ्यूचर ये डिफरेंट कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बट वो अभी कहना बहुत कबल वक्त है कि वो कब होगा। डिपेंडिंग ऑन पाकिस्तान कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन कस्टमर नीड्स। ओके। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है, अगर मैं सीरियल की बात करूँ तो यू हैव नेस्ले का सीरियल, हमारे हर बच्चे जहाँ जिस घर में वहाँ पे नेस्ले का सीरियल, डिफरेंट ब्रांड नेम से भी है, डिफरेंट ब्रांड नेम, डिफरेंट फ्लेवर्स में डिफरेंट SKUs, उसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। ठीक। या फिर फौजी की अगर हम बात करते हैं, तो ये दो हैं जिनकी मोनोपोली है सीरियल में, अगर आप कहते हैं। तो इसके पाकिस्तान में और तो कोई है नहीं, बट ये क्योंकि WFP के साथ कोलैबोरेशन है, तो ये WFP को एक्सपोर्ट करेंगे फिलहाल। इनका हाँ एक्सपीरियंस जो है वहाँ से उस रिलेटेड हो जाएगा, वरना इन जायंट्स को आप टक्कर देने के लिए काफ़ी बैकअप रखना चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आप जो एज अ क्वालिटी कंप्लायंस ऑफिसर हैं, सीनियर कंप्लायंस, तो आपका काम किस नौयत का होता है? एज अ स्टूडेंट हम देखें तो क्वालिटी की किस तरीके से हम काम कर रही होती है, क्या काम होता है, क्या ड्यूटीज़ होती है? अच्छा, सबसे पहले तो कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, मेरी जो डेजिग्नेशन है दैट इज सीनियर ऑफिसर कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। कंप्लायंस में हमें चाहिए थी, WFP के साथ जब आप कोलैबोरेट करते हो तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट होती है GFSI आप अप्रूव्ड, आपके पास कोई ना कोई GFSI अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। GFSI इज ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव। ठीक है। तो इट्स आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशंस लेती हैं, जैसे FSSC, इसके अंदर FSSC आ जाता है, BRC आ जाता है, डिफरेंट इस तरह के सर्टिफिकेशंस के अंदर IFSI जैसे, ये सब इसी के अंदर आता है। तो इफ़ यू हैव एनी ऑफ द GFSI सर्टिफिकेट्स, तो आप कंसिडर किए जाते हो कि आप फूड सेफ्टी और क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हो। ओके। तो इस वजह से हमें GFSI की सर्टिफिकेशन के लिए कोई ऐसे ही बंदा चाहिए था जिसने खुद भी कोई FSSC सर्टिफिकेशन की हो। ठीक है। अच्छा, मीनवाइल मैंने FSSC की सर्टिफिकेशन कर ली थी SFA में ही, जब मैं सिंध फूड अथॉरिटी में थी। ये आपने एज अ साइट सर्टिफिकेट अपनी क्वालिफिकेशन कर ली थी, बिकॉज ऑलरेडी एक ऑडिटिंग साइट पे मैं वहाँ थी, तो मैंने कहा कि एक अच्छा ये हो जाएगा कि मैं एक सर्टिफिकेशन ले लूँ, क्योंकि मैं ऑडिट कर ही रही हूँ, इंस्पेक्शन कर ही रही हूँ, और उस फील्ड में बहुत एक आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है जब आप डिफरेंट रेस्टोरेंट में जाके इंस्पेक्शंस करते हो। सो मैंने फिर FSSC की सर्टिफिकेशन एक्स्ट्रा के तौर पे कर ली थी, बट मुझे नहीं पता था कि वो सर्टिफिकेशन मेरे इस तरह से काम आएगी कि मुझे जब इंटरव्यू की कॉल आएगी तो उस पर यही पूछा जाएगा कि आपने FSSC की सर्टिफिकेशन की हुई है? जी की हुई है, तो फिर आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ। दैट्स गुड। तो इस तरह से ये कनेक्शन बना था। सही। तो यहाँ पे मेरे पास दो काम है, एक तो कंप्लायंस, जैसे मुझे क्योंकि हम WFP के साथ कोलैबोरेशन में, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आपने कोई FSSC सर्टिफिकेशन लेनी है, लाइक GFSI सर्टिफिकेशन लेनी है, जिसमें FSSC की उन्होंने फर्स्ट पे हमें दिया हुआ था। तो उस वजह से मेरी कंप्लायंस का काम वही है कि FSSC की सर्टिफिकेशन लेना इटसेल्फ बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जीरो बिल्कुल स्क्रैच पे थे, हमारे कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं थे, कुछ भी नहीं था। स्माइल में फ्लावर एंड सीरियल पे, स्माइल के तो अपने बिस्कोनी पे तो सब उनका काम है, सब वेल एस्टेब्लिश्ड है, क्योंकि बिल्कुल एक नई एंटिटी थी। इट्स लाइक कि जैसे आपका कोई नया कैंपस बन रहा है तो आपने स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल नया प्लांट। ब्यूलर का अगर आपने नाम सुना हो, बहुत बड़ा एक जाइंट है जो प्लांट्स की डिजाइनिंग में होता है, फ्लावर इंडस्ट्री में स्पेशली, उनका प्लांट लगा हुआ है, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है। मतलब आप देखें तो आप कहेंगे कराची जैसे शहर में इतना साफ और इतना स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट लगना
बहुत कम दिखता है। वो इस्माइल ने अपलोड वो किया, इस्माइल ने किया, वो इस्माइल ने लगाया। इनका कोई 3-3.5 साल का प्रोजेक्ट था जिसमें वो सिर्फ प्लांट लग ही रहा था। जब मैं गई हूँ तो वो मतलब वो मेरे सामने वो साइलोस लगे, वो सब चीज़ें लगी, वो साइलो इतने बड़े बड़े, कमीशनिंग उसकी इंस्टॉलेशन आपके जो सामने हुई है, सब कुछ IQ टेस्टिंग, फेट, सब कुछ हमारे सामने हुआ है। तो वो बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था लाइफ का। तो परस्यू करने में भी उसको मज़ा आता था, चीज़ें करने में भी। डेवलपिंग स्टेज में तो काफ़ी बहुत मज़ा आता है, बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको कि यार ऐसे होता है, अच्छा ऐसे होता है। फिर जब कमीशनिंग हुई, फिर ट्रबल शूटिंग उसकी, फिर ट्रायल रन होना, फिर मल्टीपल चीज़ें, और फिर उसके SOPs फॉर्म करना। SOPs तो आपने अभी बात की, मेरा काम है SOPs फॉर्म करना। ओके, तो compliance and documentation is what SOPs and all that. Yes, first compliance means कि you have to have all the documents which is required by FSSC or whatever certification you are requiring. Like हम FSSC करे तो हमें FSSC के स्टैंडर्ड की, FSSC के जो 3 स्टैंडर्ड्स हैं, मैं थोड़ा सा FSSC का बता दूँ। FSSC के 3 स्टैंडर्ड्स हैं आपके पास, जिसमें ISO 22000 होता है, ठीक है। ISO 22000 की सारी रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल करनी है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ तो मुझे ISO 22000 की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। इसी तरीके से आपके पास इनकी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारी आपने फुलफिल करनी है। लाइकवाइज इनका एक PRP का स्टैंडर्ड है। तो ये तीनों स्टैंडर्ड जब आप पूरे फुलफिल करते हो इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एज वेल, फिर आपको कोई सर्टिफिकेशन बॉडी FSSC सर्टिफाई करती है। ठीक है, तो आपके ऑडिट्स होते हैं उसमें, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। तो मेरे दोनों काम साथ चल रहे थे कि कंप्लायंस करनी है विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंटेशन की, फिर कंप्लायंस की तरफ आए, और अल्हम्दुलिल्लाह FSSC सर्टिफिकेशन मिली। बहुत मेहनत की है, उसके बाद जाके सर्टिफिकेशन मिली, अल्लाह की शुक्र है। तो दिस इज हाउ डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंस कनेक्ट हुए मेरे। और इसी तरीके से आप उसको मेंटेन करके लेके चल रहे हैं। मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाना आसान है। आई टोटली बिलीव कि आप लिखना इज नॉट अ बिग डील। आपके पास ChatGPT है, आपके पास गूगल मौजूद है, आपके पास SOPs ऑलरेडी बनी बनाई आपको मिल जाती हैं। सही। बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन वो एक डिफिकल्ट पार्ट होता है। ठीक है, और उसमें आप लेबर से भी डील कर रहे हैं, अपर मैनेजमेंट को भी उसको कंप्लाई करा रहे हैं। पे ला रहे हैं कि ये चीज़ें चाहिए। अब जैसे एक छोटी सी मिसाल है कि आपने प्रोडक्शन एरिया में एंटर होने से पहले एक बफर रूम होना चाहिए। अब वो उस बफर रूम में आपने फुटवेयर रखने हैं, लैब कोट्स रखते हैं, तो इन चीज़ों पे भी मैनेजमेंट को आपने टैकल करना होता है कि ये सब चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड हैं। क्योंकि आपने अगर एक सर्टिफिकेशन लेनी है तो आपने उसकी तमाम की तमाम चीज़ों को पूरा भी करना है। अच्छा, इसी से आपके जो अभी आपने बफर का जिक्र किया, तो एक क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल दो आई थिंक डोमेन है जो इस चीज़ को मेंटेन रखते हैं। तो अश्योरेंस को तो आपने अभी कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन से बताया, ये अश्योरेंस में आता है आई थिंक। अच्छा, QC और QA में ये डिफरेंस होता है कि QA देखेगा कि यार प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, ओके, लेकिन प्रोडक्ट तक जाने का जो पूरा सफ़र है वो QC ने कराना है। ओके, ठीक है। तो मेरा काम तो दोनों पे था। ठीक है, मैं आती तो अंडर द डोमेन ऑफ क्वालिटी हूँ, बट ना QC में हूँ ना मैं QA में, बिकॉज मेरी कोई डेजिग्नेशन में क्वालिटी QA या QC नहीं है। अगर मैं इसको आसान जबान में आपको एक्सप्लेन करूँ तो इट्स लाइक के आपके जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स की टेस्टिंग की, ये काम हो गया QC का। टेस्टिंग के बाद अप्रूवल हो गई, जो भी हायर अप से आपने अप्रूवल ले लिया एंड आपने कहा कि यार प्रोडक्ट जिस जोन में चाहिए था उसमें आ गया, इट्स सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन, सब हो गया। अब वो QA का काम है कि उसको प्रोडक्ट को रिलीज करना है, क्या करना है। तो जो टेस्टिंग तक पहुंचे हैं, यहाँ से यहाँ तक का सफर QC है, एंड देन उसको अप्रूवल कर दिया तो दैट इज प्रोडक्ट के ऊपर आ गया तो आप QA पे आ जाते हैं। तो मेरा काम तो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक दोनों पे, और दोनों के ऊपर ओवरलुक करना है, एग्जैक्टली कंट्रोल, और दे के मतलब वो स्टैंडर्ड्स मीट कर रहे हैं नहीं दो प्रोडक्ट्स आपके, रॉ मटेरियल भी, पैकेजिंग मटेरियल भी, ठीक है, दोनों स्टैंडर्ड्स मीट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, एंड फिनिश गुड पे। सही है। फूड इंजीनियरिंग जैसे भी आपने काफ़ी अपने इसको डिस्कस कर लिया, तो एज ए फॉर अ स्टूडेंट ऐसे अगर एक्सप्लेन करेंगे तो क्या कहेंगे, व्हाट इज फूड इंजीनियरिंग? फूड इंजीनियरिंग सिंस इट इज़ स्टिल इमर्जिंग फील्ड, आई विल नॉट से कि पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसी फील्ड है जो इसकी सारी लेयर्स आपने ओपन कर दी है, ऐसा नहीं है। अभी भी इसकी बेहद लेयर्स है जो आपने ओपन करनी है पाकिस्तान में स्पेशली। बाहर तो आपको पता है हर डिसिप्लिन जो है वो बहुत आगे लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है, AI आ चुकी है फूड में, हम बहुत पीछे हैं। तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो इसमें अभी बहुत सारे, अभी हमारे पास मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट्स में जिसमें हम कहते हैं कि यार एक फूड इंजीनियर इन डिपार्टमेंट्स में जॉब कर सकता है। प्रोडक्शन में लड़के चले जाते हैं, फीमेल्स नहीं होते, फीमेल प्रोडक्शन इज नॉट फीमेल ओरिएंटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड देन क्वालिटी है, देन R&D है,
और आप कह लो सेंसरी या इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ओके, पर वो माइनर है आई थिंक, बहुत बहुत माइनर पे कुछ पे, ठीक है। मेन हमारे पास डोमेन ये 3 है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बहुत कम है। अच्छा, एक और भी मार्केटिंग या सेल्स में भी बहुत कम है लोग जो चले जाते हैं, वो फिर अपनी फील्ड चेंज कर लेंगे, वो एमबीए मार्केटिंग में कर लेंगे या इस तरह से चले जाएंगे। या फिर जैसे मैंने सप्लाई चेन में किया, तो लोग सप्लाई चेन को परस्यू कर ले रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यार यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में फूड साइंटिस्ट मौजूद हैं, और वो फिर प्रोडक्ट से इनडायरेक्ट हो जाता है, प्रोडक्ट से इनडायरेक्ट भी हो जाता है। एग्जैक्टली, इनडायरेक्ट भी होता है, कनेक्शन होता है बट इनडायरेक्ट होता है। तो आप कहते हो कि यार आपने 4 साल इस फील्ड में लिया और आप इतना उसके लिए इतनी मेहनत की, आपने 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ना इज नॉट समथिंग कि आपने बस कर ली, आसान नहीं है। एंड डिजाइन करना इज नॉट इजी, ठीक है। तो आपकी कोशिश होती है कि यार अपनी फील्ड से आप कनेक्शन बरकरार रखो। तो उसको कंसिडर करते हुए बहुत कम है यहाँ पे जो जॉब्स के लिए है कि क्वालिटी में चले गए, आप R&D में चले गए मैक्सिमम, ठीक है, मार्केटिंग में चले गए, सप्लाई में चले गए, ठीक है, लेकिन इनोवेशन नहीं है हमारे पास। सही। और इसके मुतालिक मतलब अभी पाकिस्तान में काम हो रहा है या क्या कहेंगे कि हॉल्ट पर है कि नहीं, कोई काम नहीं करने को तैयार, मतलब क्या है इसका रिस्पॉन्स है? अगर मैंने जितना अभी तक देखा है मार्केट में, कोई ऐसी नई इंडस्ट्री नहीं लगी अभी तक, मतलब मेरा करियर 5 इयर्स का है, ठीक है, मैंने नहीं देखा कि कोई नई इंडस्ट्री लगी है कि जहाँ पे फूड को स्पेशली आपने फूड इंजीनियरिंग को प्रमोशन आपने देखा हो कि यार कोई ऐसा काम हो रहा है जिसमें फूड इंजीनियर्स मतलब उसको प्रोसीड कर रहे हो, ठीक है। कोई ऐसी नई इंडस्ट्री नहीं लग रही। पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन इज गेटिंग वर्स डे बाय डे, सो दिस इज द रीजन पीपल आर गोइंग आउटसाइड। लोग यूरोप जा रहे हैं, लोग यूके जा रहे हैं, हमारे बच्चे जो फूड इंजीनियर हैं वो बाहर जा रहे हैं, कंसीडरिंग कि एक तो यार मास्टर्स की फैसिलिटी का इशू है एंड सेकेंडली कि आप बाहर जा रहे हो। बट अगेन मैं ये कहूँगी कि बुरा हाल नहीं है, कि बहुत ही बुरा हाल है कि लोग कह रहे हैं कि यार जॉब्स नहीं है। जॉब्स हैं, जॉब्स हैं, लेकिन इटसेल्फ अगर फील्ड की बात करें तो फील्ड में कोई अभी तक इतना इनोवेशन नहीं हो रही, पाकिस्तान में इतना एक्सप्लोर नहीं कर रहे इसको, ठीक है, मतलब पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज उसे इतना एक्सप्लोर नहीं कर रही। हालांकि बहुत कुछ है इसमें अगर आप मशीन डिजाइन, मशीन लर्निंग की बात करें, यूनिट ऑपरेशन हमने एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट पढ़ा था, तो मुझे लगता है कि वो मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया, कहीं किसी कोई ऐसा आया ही नहीं काम जिंदगी में कि मैं कहूँ कि यार मैंने ये सब्जेक्ट पढ़े थे, कैलकुलस इतनी पढ़ी, फूरियर सीरीज पढ़ी, ये चीजें नहीं यूज हुई, ठीक है। बट स्टिल आई वुड से कि देखें, तालीम कभी रहेगा नहीं जाती, तो कभी ना कभी हो सकता है किसी अच्छी कंपनी में आपका काम हो और आपकी जॉब लगे और आप देखो कि यार इस तरह के काम आ रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में इसकी इक्विवेलेंट फील्ड फूड इंजीनियरिंग की कोई है या फूड साइंस ही इसकी इक्विवेलेंट आती है, या कोई और प्रोग्राम करके हम इस काम पे आ सकते हैं, क्वालिटी के काम पे आ सकते हैं? अच्छा, केमिस्ट्री, और अगर आप कहते हो थोड़ा सा अप्लाइड केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो टू सम एक्सटेंट यस, बायोटेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हो कि होता है इक्विवेलेंट एज इन कि जॉब जेडी टू सम एक्सटेंट सेम हो जाती है, सही है, ठीक है, टू सम एक्सटेंट, बट नॉट कि आपकी फिर फील्ड का क्या फायदा है कि यार सब कुछ ही सेम हो। हाँ, नहीं मतलब आपका सही है। तो अगर मैं अपने स्माइल इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो हमारी क्वालिटी में बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं, ठीक है, फूड साइंस के भी स्टूडेंट्स हैं, फूड इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक, और केमिस्ट्री के, अप्लाइड केमिस्ट्री के भी हैं, सही, तो इस तरह से है। जैसा भी आपने जिक्र किया कि 4 साल के अंदर आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे आप कोर्सेज पढ़ते हैं, तो उनमें से फील्ड में सबसे ज़्यादा रेलेवेंट कौन से आपने पाए, क्या मतलब ये वाले कोर्सेज हम सबसे ज़्यादा देखते हैं? सही। अच्छा, मैंने तो सबसे ज़्यादा रेगुलेटरी को देखा क्योंकि मेरे करियर की फूड रेगुलेटरी, क्योंकि मैंने कोडेक्स के ऊपर काफ़ी रिसर्च की है WFP के हवाले से। WFP कोडेक्स को फॉलो करता है। कोडेक्स इज अ स्टैंडर्ड? कोडेक्स यस, फूड स्टैंडर्ड है, ठीक है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस जिसको आप कहते हैं, फूड लॉ बेसिकली जो है, वो एक इस तरह का एक हर किस्म के स्टैंडर्ड्स को आपको देता है, वेदर इट बी कमोडिटी, वेदर इट बी रॉ मटेरियल, ठीक है, वेदर इट बी फिनिश गुड, ठीक है, वेदर इट बी फ्रोजन प्रोडक्ट, व्हाटसोएवर। तो कोडेक्स के स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं कि आपका प्रोडक्ट इस बॉक्स के अंदर रहना चाहिए, उसकी ये स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि कोडेक्स की वजह से, कोडेक्स को काफ़ी स्टडी करने के बाद आई बिलीव कि मैंने जो पढ़ा था रेगुलेटरी का सब्जेक्ट, फिर क्वालिटी के हमने R&D के कुछ सब्जेक्ट, सीरियल प्रोसेसिंग हमारे इलेक्टिव में था, मुझे लगता है उसने मेरी बहुत हेल्प की है क्योंकि उसमें फार्म सीरियल बहुत ज़्यादा उसमें आपका डोमेन भी हुआ। एग्जैक्टली, सही है। और केमिस्ट्री और फिजिक्स से जो जनरल सब्जेक्ट्स थे, वो फूड इंजीनियरिंग का इटसेल्फ सब्जेक्ट जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में था। आउटलाइन में जो मेजर आपकी फील्ड से रिलेटेड है वो तो आपके लिए कंपल्सरी है, बिल्कुल।
क्योंकि जो फील्ड से रिलेटेड होता है आपको वो फिर जाहिर सी बात है जब आप प्रैक्टिकली जॉब करते हो डेफिनेटली तभी आप सीखते हो। 4 साल तो वो थ्योरेटिकल चीज़ें आपके माइंड में रहती हैं, बट आप प्रैक्टिकल जब करते हो तो आपको अंदाजा होता है कि यार इस सब्जेक्ट ने वहाँ पे आपने पढ़ा था, इसने यहाँ पे हेल्प किया ऐसा। अच्छा, उन कोर्सेज के अलावा कोई ऐसा कोर्स जो आपने सोचा हो कि ये आउटलाइन में होना चाहिए था, या फिर ये जॉब मार्केट की नीड है, ये हमने नहीं पढ़ा, ऐसे कौन से कोर्सेज होते हैं? अच्छा, जैसे अभी आपने देखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर आप बात करें, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की आप बात करें, या मशीन लर्निंग की अगर आप बात करें, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक इमर्जिंग चीज़ है, ठीक है, इंडस्ट्री में अप्लाई हो रही है, इंडस्ट्री में हो भी रही है, बाहर हो रही है, यहाँ पे तो डेफिनेटली इतना नहीं है। सेंसर्स के ऊपर बहुत काम होता है बाहर, पैकेजिंग के ऊपर, पैकेजिंग के अंदर सेंसर्स की चीज़ें के सेंसर्स लगे हुए कि वो बता देंगे कि प्रोडक्ट आपका टुवर्ड्स डिटोरिएशन है, सेंसर्स होता है, यहाँ पे नहीं होती ये चीज़ें ना। तो आई बिलीव कि इस तरह के सब्जेक्ट्स आपको अपने करिकुलम में डालने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत फास्ट पेस है, लोग वो पुराने ज़माने का नहीं है कि फूड केमिस्ट्री पढ़ ली हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में लगे रहें या उसमें रहें, थ्योरी पे आया है, टाइम भी चले आप चीज़ों के साथ। तो यहाँ पर अगर सेंसर्स यूज़ नहीं होते तो हमारे इंडस्ट्रीज में क्या ह्यूमन लेबर के तौर पर वो काम कर रहे होते हैं एज इन हमारे यहाँ तो मैनुअल, मतलब अगर आप पैकेजिंग मटेरियल की बात करते हैं, पैकेजिंग की बात करते हैं, हमारे यहाँ दोनों चलते हैं, मैनुअल भी चलती है और पैकिंग ऑटोमेटिक भी है, बाय मशीनरी। जी, बाय मशीन जो होती है। तो मैनुअल, जैसे अगर मैं अपनी ही इंडस्ट्री की बात करूँ तो अगर हम फ्लावर की बात करें तो फिलहाल हमारे यहाँ मैनुअल पैकिंग हो रही है, ओके, और सीरियल की बात करें क्योंकि वो एक्सपोर्ट होना है तो उसके ऊपर मशीन लगी हुई है, ठीक है, लेकिन वो सेंसर्स नहीं है। ओके, तो मतलब इम्प्रूवमेंट काफ़ी की जा सकती है अगर उस पर R&D किया जाए। तरफ जैसे होता है कि वैक्यूम पैकेजिंग आप करें डिफरेंट तरीके की, एक्सपोर्टिंग के लिए एग्जैक्टली, बहुत सारे आपके पास तरीके हैं कि आप कर सकते हैं, बट ठीक है, इंशाल्लाह होंगे इंशाल्लाह। थ्योरी कितना % आप समझते हैं कि आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए कि आपको मार्केट में काम आती है, कि जॉब के अंदर आपको थ्योरी ज़्यादा काम आती है या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा काम आएगा? आई बिलीव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा काम आता है, ठीक है, और जितना अभी हमारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है उसके एतबार से अगर आप अपने हमारे कोर्सेज की बात करते तो ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया तो यार बस अब प्रैक्टिकल ही है तो जो है वो ही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका एक FIP जो प्रोजेक्ट होता है उसमें आप इतनी रिसर्च कर लेते हो। FIP जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है हमारे, जो 4th ईयर में हम लोग करते हैं, उस पर आप अच्छी खासी रिसर्च कर लेते हो, आपका एक ग्रिप हो जाता है अपनी फील्ड के ऊपर, स्पेशली आपके टॉपिक के ऊपर या जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, तो आपकी वो स्टडीज ही थी ना जो आपको फिर आप कल इंडस्ट्री में आते हो तो आपको वो चीज़ हेल्प करती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि थ्योरी बिल्कुल नहीं करती, डेफिनेटली हेल्प करती है, बट प्रैक्टिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है ना आपकी वो ज़्यादा आपकी, क्योंकि आपने सब पढ़ा तो होता है लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया होता जी। आपने पढ़ा होता है मॉइस्चर कैसे निकालना है, प्रोटीन आपने कैसे निकालना है, HPLC चलाना है, आप छोटे से इक्विपमेंट से प्रोटीन निकालो, जेल डाल यूज़ करो, जेल डाल का मेथड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपने ये सब पढ़ा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको इंडस्ट्री इंप्लीमेंट करवाती है, तो थोड़ा अगर आपने पढ़ा होगा आपको पता होगा कि इस तरीके से प्रोटीन इसमें से निकाल है, ये तरीका था, ये पीछे की ये केमिस्ट्री थी जिसकी बेसिस पे ये प्रोटीन की वैल्यू ये दे रहा है, ठीक है, तो आपको वो हेल्प करता है डेफिनेटली, तो आई बिलीव हेल्प करता है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा आपकी वो करती है, हेल्प करती है। सही। ग्रेजुएट होने के बाद जो आपकी फर्स्ट जॉब लगी, फॉर एग्जाम्पल आपने लैब वर्क किया, तो आपने बताया कि मेरी बड़ी खुशनसीबी थी कि जल्दी मेरी जॉब लग गई, तो इसका स्ट्रगल किस तरह का होता है, मतलब ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, और फर्स्ट जॉब लगने के बाद जिम्मेदारी क्या क्या आती है एज अ फ्रेश ग्रेजुएट? सही, अच्छा, स्ट्रगल तो होता है फर्स्ट जॉब पे। मैं अगर अपनी बात ना करूँ, मतलब मेरा तो अल्लाह के शुक्र है मुझे बहुत जल्दी मिल गई थी जॉब, बट मेरे ही बैच के लोग थे जिनको नहीं मिली थी जॉब, जो बहुत परेशान थे। पोजीशन होल्डर्स की भी मैं बात करूँ तो जॉब नहीं मिल रही थी, सही है, क्योंकि अगेन वही इमर्जिंग फील्ड थी, मार्केट में ऑलरेडी फूड साइंस के स्टूडेंट्स थे, सही, तो वो आपको अपनी जगह बनाना है, किसी के साथ उसी लाइन में जाना है, आपने वो लाइन चल रही है ऑलरेडी, आपको उस लाइन में खुद घुसना है और अपनी जगह बनानी है, सही है। तो हम लोगों के साथ ये था मसला, तो बहुत मसला हुआ, स्ट्रगल हुई बहुत से स्टूडेंट्स की, मेरी बैच के, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज यूनिलीवर में भी बैठे हैं, आज दुबई में भी बैठे हैं, आज नेशनल फूड्स में भी बैठे हैं, आज स्माइल इंडस्ट्रीज में भी बैठे हैं, और हम ये बात कर रहे हैं विद द टाइम स्पैन ऑफ कितने, लाइक 5, मैंने ब्रेक लिया था, अदरवाइज 7 years, मतलब स्टार्टिंग NAD में जब हुई थी उसके बाद 7 years के अंदर ये हमारी रीच हो चुकी है, ऐसे है। दैट्स ओके। जनरली आपने डिस्पैरिटी की बात की थी कि फीमेल्स कम प्रोड्यूस करती हैं, तो ज़्यादातर क्वालिटी के अंदर ही काम कर रही होती हैं, प्रोडक्शन में तो आप जैसे आपने कहा कि मतलब बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करती, तो 2 डोमेन जो फीमेल्स के लिए हैं इस फील्ड के अंदर, वो क्वालिटी एंड R&D, इज दैट राइट?
आई वुड नॉट से कि बिल्कुल ही क्वालिटी या नारिटी। अब जैसे अगर आप यूनिलीवर की बात करते हैं तो यूनिलीवर में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो कॉर्पोरेट सेल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, बीइंग फूड इंजीनियर, ठीक है, कॉर्पोरेट की तरफ भी जा रहे हैं। इस तरह की डेजिग्नेशंस हैं जो यूनिलीवर में या नेस्ले की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये मौजूद है। तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद R&D, राइट, इट हैज़ नथिंग टू डू विद क्वालिटी। तो इस तरह की है, लेकिन अगेन वही बात है कि पाकिस्तान में MNCs हैं कितनी, बहुत कम, जो FMCG जो फूड की हैं वो बहुत कम है, तो जिस वजह से वो एक जो इस तरह की डेजिग्नेशंस हैं वो मार्केट में होती नहीं है, बहुत कम होती हैं। आटे में नमक के बराबर वाला हिसाब होता है। तो इसलिए ज़्यादातर जॉब्स जो हैं वो लड़कियां, स्पेशली फीमेल्स हैं, वो क्वालिटी R&D इस तरह के डोमेन्स में जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक इंजीनियर के तौर पर जो आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी होता है, जी बिल्कुल होता है। आई थिंक जो हमने ये 3 डिपार्टमेंट डिस्कस किए उसमें मेंटेनेंस चौथा डिपार्टमेंट कह सकते हैं जहाँ पे फूड इंजीनियर एम्प्लॉय होते हैं। मैंने नहीं देखा अभी तक। ठीक है, मतलब हमारे जो फूड इंजीनियरिंग की डोमेन है उसमें वो 3 डिपार्टमेंट ज़्यादा, हाँ, यहाँ पे ज़्यादा बाहर होते होंगे, पाकिस्तान में नहीं इतना इसको। जैसे हमारे अगर इस्माइल में बात करूँ, मैं इस्माइल में मेंटेनेंस में कोई फूड इंजीनियर नहीं है। वहाँ पे यूजुअली जैसे दूसरे इंजीनियर्स, केमिकल मैकेनिकल इंजीनियर हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स हैं, वो वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगेन एक अच्छी फील्ड है जो कि परसू करें लोग, सही, लेकिन वही बात है कि आप फूड इंजीनियरिंग से हट के प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग में आ रहे हो और फिर प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की जॉब आप ले रहे हो। सही है। फूड इंजीनियरिंग से पहले जो यहाँ पर फील्ड प्रेवेलेंट थी, आई बिलीव इट वाज फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यस। और कराची में कोई और यूनिवर्सिटीज़ को करवा रही थी या सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी में ही होता था ये? अच्छा, पहले तो कराची यूनिवर्सिटी में ही होता था, उसके बाद जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन अगेन वी ओके, जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन नाज़िमाबाद वाली, नाज़िमाबाद में जो है वो भी उन्होंने फूड साइंस स्टार्ट किया था। एंड देन 3 or 4 years बैक हमदर्द यूनिवर्सिटी ने भी स्टार्ट किया प्रोग्राम। ओके, बट वो फूड इंजीनियरिंग हमदर्द में शायद और जिन्ना यूनिवर्सिटी में फूड साइंस है। ठीक है। इनके करिकुलम पे अगर हम डिस्कशन कर सकते हैं कि इनके करिकुलम किस तरह से डिफरेंट होता है, कि फूड इंजीनियरिंग का डोमेन इस वजह से डिफरेंट है और फूड साइंस यहाँ पर आके डिफरेंट रोल प्ले करता है, इस पे जरा डिस्कस करते हैं। फूड इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं प्लांट डिजाइन पढ़ रहे हैं अगर हम, ठीक है, यूनिट ऑपरेशंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो फूड साइंस वाले बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ओके, फूड साइंस वाले क्वालिटी में ज़्यादा, ऑडिटिंग में ज़्यादा उनका, आई बिलीव उनका ज़्यादा इसी तरफ उनका एक डोमेन रहता है, ठीक है। प्रोडक्शन में वो प्रोसेसेस पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग इक्विपमेंट को पढ़ते हैं, हम लोग मशीनरी पढ़ते हैं, तो ये एक डिफरेंस रहता है हमेशा से। ठीक है, तो यानी जो इंजीनियरिंग या मशीनरी फैक्टर है वो फूड इंजीनियरिंग में प्रेवेलेंट है रादर देन फूड साइंस। एग्जैक्टली, फूड साइंस में उस चीज़ को नहीं किया जाता क्योंकि वो उनका डोमेन ही नहीं है। सही है। फूड इंजीनियरिंग का डोमेन डेफिनेटली इंजीनियरिंग साइड पे रहना है, तो दिस इज द मेन डिफरेंस। ओके, फील्ड से रिलेटेड स्किल्स आ गई कि आप क्वालिटी स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी फूड रेगुलेशंस वगैरह स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है। वो स्किल्स जो टेक्निकल नहीं है, आपके फील्ड से रिलेटेड नहीं है, वो कौन सी स्किल्स हैं जो जॉब के लिए स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी होती है? सॉफ्ट स्किल्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, जब मैं इंडस्ट्री में आई, जब मेरी फर्स्ट जॉब थी तो एक्सेल पे बड़ा काम होता था। ओके, ठीक है, तो MS वर्ड वगैरह तो आप कर लेते हो बिकॉज आपके जब आप प्रोजेक्ट का थीसिस रिपोर्ट्स वगैरह में आप यूज़ कर लेते हो। MS वर्ड का एक्सेल एक जो है ना, आई बिलीव कि वो बड़ी बच्चों के लिए अनटच्ड एक फील्ड रहती है। ठीक है। वर्कशॉप्स होती है माशाल्लाह से, हमारी यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप्स हो रही हैं अब तो माशाल्लाह से, सोसाइटी बन गई तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें एक्सेल के ऊपर वर्कशॉप्स होनी चाहिए। सही है, बिकॉज एक्सेल का यूज़, एक्सेल को हम लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी उसको देनी चाहिए। मतलब इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ हो रहा है रादर देन जितना ज़्यादा उसको यूज़ करो। इंडस्ट्रीज में बहुत यूज़ एक्सेल का, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट रिपोर्ट्स आपको बनानी होती हैं। आप किसी भी किस्म की जॉब करें, रिपोर्ट अगर आपने बनानी है तो वो एक्सेल के ऊपर ही आपने, अगर आपने अगर आपने डाटा को कंपाइल करके उसको विजुअलाइज करवाना है, यू हैव टू यूज एक्सेल, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल्स में सबसे पहले एक्सेल है, ठीक है। हमने पढ़ी थी ऑटोकैड, ठीक है, आज तक मैंने यूज नहीं की है, ठीक है। रीजन नहीं कि आपकी इंडस्ट्री में ऑटोकैड, मैंने तो ऑटोकैड में जॉब नहीं की ना, डेफिनेटली अगर मैं ऑटोकैड की साइड में ही जॉब करती तो मैं उसी को यूज करती, ठीक है। मैं तो ऑटोकैड में मोस्टली प्रोबब्ली कह सकते हैं डिजाइनिंग की तरफ, और पाकिस्तान में आई थिंक नहीं डिजाइनिंग के ऊपर होता है, लेकिन वही बात है ना कि फूड इंजीनियरिंग में वो चीज यूज नहीं हो रही, इतना इफेक्टिव नहीं है, इतना इफेक्टिव फिलहाल यहाँ पे नहीं हो रहा, जो कि होना चाहिए बट नहीं हो रहा। तो आई बिलीव सॉफ्ट स्किल्स में आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी है, वर्ड के ऊपर आपकी कमांड होती है, PPT आप लोग बना लेते हो, और एक्सेल के ऊपर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इसकी चीज़ को जो है ना करना चाहिए, सीखना चाहिए। और लैब के कोई इक्विपमेंट या सॉफ्टवेयर जो आप समझती है कि आप आना चाहिए?
देखें लैब की जो इक्विपमेंट या हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं तो हर सॉफ्टवेयर वो इक्विपमेंट बेस्ड होता है, डिपेंडिंग कि आप किस इंडस्ट्री में जा रहे हो, वहाँ पे कौन सा इक्विपमेंट है, उसके अंदर क्या सॉफ्टवेयर है। सही, तो आप एक जेनरिक तो नहीं कर सकते। अगर मैं फ्लावर इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे पता है फ्लावर के कुछ स्पेशल कुछ पर्टिकुलर इक्विपमेंट है जो मुझे किसी और इंडस्ट्री में नहीं दिखेंगे, राइट। तो अगर आप बात करते हो सॉफ्टवेयर्स की तो ये एक डिफरेंट चीज़ है, बट व्हेन इट कम्स टू इक्विपमेंट, जैसे आपने बात की कि जैसे अगर आप सिंपल मॉइस्चर निकाल रहे हो या फिर आप फैट एनालिसिस कर रहे हो, सॉफ्टवेयर चलाना है आपने, तो ये कुछ कमांड आपकी होनी चाहिए। बेसिक आपको पता हो यार फैट निकालनी है किसी चीज़ की तो कैसे निकालनी है, मुझे फाइंड क्या करना है उसमें, इनपुट क्या चाहिए, प्रोटीन निकालना है तो किस तरीके से, कौन सा मेथड आपने यूज़ करना है कि जिससे प्रोटीन है, तो ये स्किल्स भी आपकी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। वो नॉलेज आपको जो पढ़ा है उसमें वहाँ से वहीं से थ्योरी से आएगी वो डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा, जॉब हंटिंग किस तरीके से इसमें फीजिबल होती है, किस तरीके से की जाती है इस फील्ड में? अच्छा, लिंक्डइन इज़ द बेस्ट सोर्स आई बिलीव। ठीक है, जॉब हंटिंग के लिए एक तो आपको खुद भी सोशल होना चाहिए, ये नहीं कि आपने 4 साल पढ़ लिया जॉब आपके दरवाजे पे तो खुद से नहीं आएगी, यू हैव टू सर्च। सर्चिंग के लिए सबसे बेस्ट टूल इज लिंक्डइन। ठीक है, लोग फेसबुक पे भी जॉब पोस्ट के लिए मतलब फेसबुक के पोस्ट में अप्लाई कर रहे होते हैं, वो ठीक है, वो एक सेकंड मीडियम आप कह सकते हो, बट अनप्रोफेशनल कह सकते हो। हाँ, अनप्रोफेशनल कह सकते हो आप, लेकिन प्रोफेशनली आपने एक तरीके से अगर आपने जॉब हंट करनी है तो लिंक्डइन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा, आजकल के बच्चों को मैं देखती हूँ बहुत माशाल्लाह से एक्टिव होता है। 3rd ईयर में अभी से आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट आ रही है कि मिस फलक और ना मैं 4th ईयर में अप्रोच कर रहे हैं आपको, हाँ तो आप प्लीज़ कंसिडर करिएगा। तो ये चीज़ अच्छी लगती है कि बच्चे अभी से इस चीज़ को नेटवर्किंग कर रहे हैं। तो लिंक्डइन के ऊपर आई थिंक बहुत अच्छा आपको एक कमांड होनी चाहिए, आप अप टू डेट रहें कि मार्केट में ये जॉब चल रही हैं, आपने इस चीज़ में स्पेशलाइजेशन भी करनी है। अगर आप सोच रहे हो कि फॉरेन आपने जॉब नहीं करनी तो आप इसी तरह स्पेशलाइजेशन करो जो कि मार्केट में ऑलरेडी इन हो चीज़। ठीक है, तो इस तरह से। और फूड इंडस्ट्रीज़ को अगर डायरेक्टली अप्रोच किया जाए तो वो एंटरटेन करती है स्टूडेंट्स को? यस करती है, बट उसमें वही है ना कि अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो वो कितनों को हायर कर लेंगे आपके बैच से, 3 से 4 को। हाँ ठीक है, ऐसे ज़्यादा तो नहीं हायर करेंगे ना। सही है, तो यस वो करती है, बट आपने खुद से करना होता है, जो करना है आपने खुद से करना है। तो आई बिलीव लिंक्डइन से अच्छा मीडियम कोई नहीं है जॉब सर्चिंग के लिए। दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, NAD यूनिवर्सिटी कैसा एक्सपीरियंस है? बेस्ट एक्सपीरियंस है। और इसको अगर हम दूसरी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें, क्योंकि आपने जो सेकंड क्वालिफिकेशन थी आपकी इक्रो यूनिवर्सिटी से थी, तो उससे अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करें कि कैसा एक्सपीरियंस रहा NAD का। इकरा यूनिवर्सिटी के बारे में आपने मार्केट में सुना है, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं ना। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, ऐसा नहीं है, पढ़ने वाले पढ़ते ही हैं वहाँ पे, सही है, राइट। बट NAD का आई बिलीव के इंजीनियरिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन पाकिस्तान इज NAD यूनिवर्सिटी, बिकॉज मैं वहाँ से ग्रेजुएट हुई हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, वहाँ पे किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, किस तरह से इंगेज रखा जाता है चीज़ों में, किस तरीके से। और आप फील्ड में जो दूसरे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को अगर मॉनिटर करें तो उनसे आपको जज कर पाते हैं कि हाँ कितना फ़र्क है। एग्जैक्टली, ये फ़र्क आपको महसूस होता है जब आप अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, आप लोगों के साथ बैठे हो या आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो आपको नए लोगों से मिलकर आपको फ़र्क महसूस होता है यार आपके पास ये नॉलेज है जो शायद अगले के पास नहीं है। सही है, तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर NAD के अंदर खास तौर पे सोसाइटीज़ वर्क होता है, तो उसका इफेक्ट करियर पे पड़ता है? करियर पे कोई इंपॉर्टेंस है उसका? यस, आप वही अगेन ना कि सोसाइटीज़ हैं, तो आप एक अपना नेटवर्क आपने अच्छा किया हुआ है, आप एलुमनाई को इनवाइट करते हो या आप इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को बुलाते हो, अपने इवेंट्स करते हो, तो आपकी इंटरेक्शंस होती हैं उनके साथ। इंटरेक्शंस, यस। अभी NAD यूनिवर्सिटी में एक इवेंट हुआ था, सोफी के नाम से हमारी एक वेबसाइट वो है, सोसाइटी है, ठीक है, डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंटल है, हमारे चेयरपर्सन ने स्टार्ट किए वो, तो माशाल्लाह से उसमें इवेंट्स होते हैं, तो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करती हूँ कि अच्छा रेस्टोरेंट से भी आप एक इन टच रहते हो, और इससे आई थिंक इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी कनेक्टेड रहती है। एग्जैक्टली। इससे ये बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज हम लोग क्योंकि फर्स्ट बैच थे तो हमारे पास ये सारी जो थी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, बट आई बिलीव कि आपके जो बच्चे हैं इनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो सीनियर से मिल रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री के प्रोफेशनल से मिल रहे हैं, तो वो आपको आपके लिए रहनुमाई के लिए मौजूद है। और जैसे कि आपने बताया आपका तो पहला बैच था, तो पहले बैच में तो सीनियर्स हैं ही नहीं, वो आप ही थे। अच्छा, इंडस्ट्रीज जो हैं क्या वो डिपार्टमेंट को अप्रोच करती हैं? मिसाल के तौर पर कोई ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसका R&D डिपार्टमेंट नहीं है,
और अगर उसको कोई प्रोडक्ट के ऊपर काम करना हो तो वो यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करती है कि वो टेस्टिंग वगैरह कर सकें, या HEJ जैसे इदारों को ही ये परस्यू करना पड़ता है? अच्छा, जैसे अगर मैं अब हमारे बैच की बात करूँ तो हमारे बैच से डाल्डा ने उस टाइम हमें अप्रोच किया था। ठीक है। हमारे बैच को उनका कोई प्रोजेक्ट था, उसमें कुछ किसी पर्टिकुलर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्योंकि मेरा वो प्रोजेक्ट नहीं था डेफिनेटली। ठीक है, और आपके बैच में से था? मेरे बैच में से था। उसमें ऑटोमेशन के लिए हमारे स्टूडेंट्स को उन्होंने बुलाया था। तो हमारे 4 स्टूडेंट्स ने वहाँ पे इंटर्नशिप की थी डाल्डा में। तो यानी इफ आई एम गेटिंग इट राइट कि आपके डाल्डा का अपना कोई प्रोजेक्ट था, उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स के परस्यू करवा कर उसको कम करवाया। इसी तरह से अभी मेरे साथ जो ऑफिस में होते हैं NEDT बच्चे, तो वो बताए थे वो HVAC के ऊपर उनका प्रोजेक्ट था नेशनल में। सही है। तो मैं सुन के बड़ा हैरान हो गया, नेशनल वालों ने उनको प्रोजेक्ट उस पे इंटर्नशिप पे रखा और माशाल्लाह से HVAC के प्रोजेक्ट में उनको पार्टिसिपेट करवाया। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। मुझे बहुत खुशी हुई सुन के कि आपके स्टूडेंट्स अब माशाल्लाह से इंडस्ट्रीज में लोग जान रहे हैं कि यार एक डिपार्टमेंट है जो काम कर रहा है, इसमें काम करना चाहते हैं, एग्जैक्टली, तो उनको अप्रोच किया जाए। सही है। FIP की अगर बात करें तो FIP किस तरह का करियर को फोकस रखते हुए किस तरह का FIP एडवांटेज देता है आपको? अच्छा, FIP हमेशा मैं कहती हूँ वही सेलेक्ट करना चाहिए जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है। रादर कि आप कहो कि यार ये चीज़ मार्केट में चल रही है, इसको ले लेते हैं। नहीं, आपका इंटरेस्ट होगा, जितना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होगा उतना ज़्यादा आप उसमें मेहनत करोगे, उतना ज़्यादा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे और फिर हो सकता है फ्यूचर में वो चीज़ आपको कनेक्ट कर ले आपके करियर में। ठीक है। तो आई बिलीव FIP के लिए आपको वही चीज़ सेलेक्ट करनी चाहिए जो कि आपका इंटरेस्ट होता है। ठीक है। उसी तरह के लोग आप गैदर करो जिनका सेम म्यूचुअल इंटरेस्ट हो, उसमें आपने एक ग्रुपिंग की और फिर आपने उस प्रोजेक्ट को प्रोसीड किया। इंडस्ट्री से करना है तो और अच्छा हो जाता है कि कोई इंडस्ट्री आपको हेल्प कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि डाल्डा ने स्टूडेंट्स को अप्रोच किया था। अच्छा, ये जो इंडस्ट्री वाला आपने बात जिक्र किया तो इंडस्ट्री से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक तो हो गया रिसर्च बेस्ड FIP, एक हो गया आपका प्रोटोटाइप बेस्ड FIP। तो ये जो इंडस्ट्री बेस्ड है ये प्रोटोटाइप में इंक्लूड करेंगे या ये अलग काउंट कर सकते हैं इसको? एक अलग डोमेन है इंडस्ट्री बेस्ड FIP पे। देखिए, इंडस्ट्री बेस में ये होता है कि यू कैन नॉट से प्रोटोटाइप बट यू विल से कि असिस्ट ही करेंगे ना हम। यानी इंडस्ट्री की कोई प्रॉब्लम आपने ली और उसको सॉल्व करके एज अपना FIP बना दिया। एग्जैक्टली, आपने उस पर ट्रबल शूटिंग की, आपने देखा कि यार ये तो बहुत कम होता है कि आप बिल्कुल ही सोल्यूशन उसका दे दो, क्योंकि आप खुद एक स्टूडेंट हो ना, तो आप एकदम सोल्यूशन नहीं दे सकते, लेकिन आप नियर टू सोल्यूशन आप उनको पहुंचा सकते हो। तो इस तरह से कोलैबोरेशन होती है स्टूडेंट्स की और वो उनका प्रोजेक्ट बन जाता है क्योंकि इंडस्ट्री उसको अप्रूव कर देती है और उनका वहाँ पे FIP और फिर अगर आपने किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर लिया जैसे होते हैं तो फिर आपका वो उससे आगे आपको ले जा सकता है, आगे ले जा सकता है वो। बिल्कुल सही है। ठीक है। ISO का आपका एक्सपीरियंस है तो कराची में जैसे ISO 9001 अक्सर हम देख रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा होता है, लेकिन अभी आपने एक ISO का नंबर लिया था 22,000। तो इनमें क्या डिफरेंस है और क्या ISO की अहमियत क्या है? अच्छा, FSSC की अगर मैं बात करूँ ना, क्योंकि ISO 20000 सेपरेटली बहुत कम अब हो गया जो सिर्फ ISO 20000 पे रुके हुए हैं। ओके, ठीक है। FSSC ने 3 स्टैंडर्ड्स को अपने अंडर मर्ज कर लिया है ना। इसमें ISO 20000 की आ गया, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, PRPs जिनको आप कहते हैं प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स जिनकी आप बात करते हो, वो भी FSSC के अंदर आ गई। एंड कुछ जो उनको लगता था कि ये इन 2 स्टैंडर्ड्स में भी वो कुछ चीज़ें नहीं है, उन्होंने एडिशनल रिक्वायरमेंट्स के नाम से निकाल दिया। तो FSSC मजमूआ है 3 स्टैंडर्ड्स का सिर्फ। तो इस वजह से मैंने जो अब ज़्यादातर देखा है कि इंडस्ट्रीज FSSC की तरफ ज़्यादा मूव कर रही हैं। तो FSSC में ये तीनों स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि FSSC इट्सेल्फ फूड सेफ्टी सिस्टम सर्टिफिकेशन है। सही है। ठीक है, अगर आपकी इंडस्ट्री फूड सेफ्टी को नहीं करना चाह रही किसी तरीके से ब्रीच, तो FSSC की तरफ वो करती है। ठीक है। फिर आपका सवाल था कि ISO 9001 जो इंडस्ट्रीज लेती है वो क्या होता है? वो बेसिकली एक QMS का एक पार्ट है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से। ठीक है। तो ISO 9001 की जो भी इंडस्ट्रीज लेती हैं वो क्वालिटी की तरफ उनका फोकस ज़्यादा होता है कि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें नॉन फूड भी हो सकती है? नॉन फूड भी हो सकते हैं, फूड भी हो सकती है। ओके, तो मतलब जैसे कि आपने क्वालिटी मेंटेन की है। यस, क्वालिटी मेंटेन है आपकी। स्टैंडर्ड ने कहा है कि इतनी क्वालिटी आपने मेंटेन करनी है, वो आपने मेंटेन कर ली। ठीक है, आपने ISO 9001 ले लिया, दैट इज योर 9001 सर्टिफिकेशन। ओके, बट FSSC फूड सेफ्टी को आपने अगर फूड सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आप चाहते हो कि आपका फर्स्ट कहते हैं ना कि आपकी उड़ना बिछोना इस फूड सेफ्टी। सही है, फूड कंपनी है आपकी। यस, तो फूड सेफ्टी के लिए आप FSSC की तरफ वो करते हैं। एंड दैट स्टैंडर्ड इज 22000 FSSC 22000। तो यानी अगर हम कहें कि नॉर्मल इंडस्ट्रीज के लिए 9001 से काम हो सकता है, उनका क्वालिटी मेंटेन हो रहा है, लेकिन फूड इंडस्ट्री के लिए आपको 9001 से एक स्टेप आगे आना होगा, FSSC के स्टैंडर्ड्स मीट करने पड़ते हैं। सही है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपने सप्लाई चेन के अंदर
परस्यू किया मास्टर्स को, MBA की तरफ भी लोग जाते हैं, अगर जैसे आपने जिक्र किया कि मार्केटिंग से इसी तरफ जाना हो, ठीक है। हम अगर अब्रॉड की बात करें तो फूड इंजीनियरिंग के अगर आपने मास्टर्स करने जाना हो तो कौन से ऐसे मुल्क हैं जो इसको प्रमोट करते हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, कौन सा मुल्क बेहतर है इस फील्ड के लिए? सही। अच्छा, अगर बात करते हो कि फूड इंजीनियरिंग में ही आपने मास्टर्स करना है तो यूके की तरफ आप देखते हो कि यूके में फूड इंजीनियरिंग की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं फूड इंजीनियरिंग में मास्टर्स या MSc की डिग्रीज दे रही हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि यूके जाना और यूके के में रहना आसान नहीं है, ठीक है, आपको पता है लिविंग कॉस्ट ये वो बहुत एक्सपेंसिव सारी चीज़ें मिला के, तो आप जर्मनी या यूरोप की कोई कंट्री को देखते हो कि वहाँ पे आपके पास स्कॉलरशिप है। वो फूड इंजीनियरिंग की स्पेशली फूड इंजीनियरिंग की नहीं मिलती है, ठीक है। वो रेलिवेंट टू फूड होता है, बट वो होता है कि आपको आराम से स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। तो या फिर आप स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप पे भी नहीं जा रहे, आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी जा रहे हो, तो आप वहाँ पे यूरोप की साइड पे भी आप परस्यू करते हो। सही है, तो वो ज़्यादा प्रेफर्ड है। यूरोप में हम काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स गए हुए हैं, NID के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो यूरोप की साइड पे गए हुए हैं। मेरे बैच की एक है, मेरी फ्रेंड है, वो गई भी है यूरोप साइड पे। अब वो मूव किया उन्होंने यूके की तरफ भी मूव किया, क्योंकि यूरोप में उन्होंने मास्टर्स किया, अब वो PhD कर रही हैं तो वो यूके चली गई हैं। ओके, तो इस तरह से होता है कि आप लूप बना के यूके चले जाते हो समाव, तो वहाँ पर आसानी हो जाती है आपको इस तरीके से करना। एग्जैक्टली। ठीक, सेकंड लास्ट हम पार्ट को डिस्कस करते हैं कि एज अ फीमेल कराची के अंदर काम करना किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है, खासतौर पर फूड इंडस्ट्रीज़ के अतबार से भी किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है? अच्छा, आजकल की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डाइवर्सिटी को बहुत प्रमोट करती हैं, ठीक है, कि सिर्फ मैन ओरिएंटेड सोसाइटीज़ नहीं रही यहाँ पे कि सिर्फ मेल हजरात हैं वही काम कर रहे हैं, नहीं। आपके पास फीमेल्स, आई बिलीव के बीइंग अ फीमेल ऑब्वियसली, आई बिलीव के जो काम ख़वातीन कर सकती हैं, जितनी सफाई से औरत एक काम कर सकती है, वो मेरे ख्याल से एक मर्द नहीं कर सकता। दोनों के परसेप्शन का फ़र्क आया था, बिल्कुल एक होता है, बिल्कुल एक परसेप्शन का, एक वे ऑफ एक्सप्लोरिंग और वे ऑफ प्रोसीडिंग इट, ठीक है, एक डिफरेंस होता है। सही है। तो फीमेल ओरिएंटेड अब हो रहा है, डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जा रहा है काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में। कुछ जैसे पहले होता था कि कोई जॉब पोस्ट आ रही है तो ओनली फॉर मेल आता था, ओनली फॉर मेल। अब काफ़ी जॉब्स ऐसी आती है जहाँ लिखा होता है ओनली फॉर फीमेल्स, या फिर ये लिखा होता है कि फीमेल्स आर इनकरेज्ड टू अप्लाई, राइट, या फिर वी आर इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, ठीक है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स अब आने लगे हैं, जो कि शुरू में हमें इतने नहीं मिलते थे। मैं अगर अपनी बात करूं, जब हम लोग जैसे ग्रेजुएट होकर निकले थे तो उस टाइम इतना नहीं होता था, बट अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को प्रमोट हो रहा है वक्त के साथ साथ। सेकेंडली, बीइंग फीमेल आपके लिए जॉब करना डेफिनेटली टफ होता है, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम हैं वहाँ पे काफ़ी हर्डल्स हैं फीमेल्स को काम करने के हवाले से। बहुत वर्क प्लेस इशूज़ होते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स होती है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बट आपने सेम टाइम आपने वर्क लाइफ बैलेंस को भी आपने मेंटेन करना है। आपके घर में भी एक फैमिली है, क्योंकि अगर एक मेल एक घर का एक लड़का घर से काम करने के लिए निकल रहा है तो जी वो कमाने के लिए निकल रहा है, राइट। लेकिन एक लड़की निकल रही है तो कंसिडर ये होता है यार वो शौक में निकल रही है जी, ये परसेप्शन आता है, ये एक परसेप्शन है हमारी सोसाइटी का जो कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई बिलीव इसमें भी तब्दीली आ रही है, इसमें भी अवेयरनेस आ रही है। अब पहले क्या होता था कि लड़कियां MBBS या BDS कर रही हैं, MBBS की शादी हुई घर बैठ गए, डॉक्टर वाइफ, यस, डॉक्टर वाइफ इज डॉक्टर वाइफ, वो डॉक्टर फिर डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ वाइफ रह जाती है, ऐसे ही है, ठीक है। तो पहले ये भी था कि भाई इंजीनियरिंग की शादी हो गई, दैट्स इट, उसको परस्यू नहीं करते थे। बट अब क्या है कि अब ख़वातीन जो है वो हमारी हैं और जो फैमिलीज़ हैं हमारी वो उसको सपोर्ट कर रही हैं कि यार ये कल्चर होना चाहिए, डाइवर्सिटी को होना चाहिए मार्केट में। तो इस तरह से है, वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक इन दिस, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर स्टार्टिंग बिगनिंग पे ही है अभी भी, आई वुड से, बट ये है कि अच्छा है कि स्टार्ट तो एटलीस्ट डायरेक्शन सही है, यस सही है। लास्ट स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें कि जो फूड इंजीनियरिंग परस्यू करना चाह रहे हैं अभी, क्योंकि NID के अंदर भी एडमिशन्स आने हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें आप? फूड इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छी फील्ड है। मैं खुद कहती हूँ कि मैं शुरू में नहीं आना चाहती थी, सही है, मैं किसी और फील्ड में जाना चाहती थी, लेकिन जब मैंने 4 साल पढ़ लिया और मुझे लगा यार जॉब्स बहुत है, सही है। लोग कहते हैं ना कि फूड इंजीनियरिंग में जॉब्स में सैचुरेशन है, ऐसा नहीं है, जॉब्स बहुत है मार्केट में, आपकी ढूंढने वाली निगाह होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस कंपनी में आप आ सकते हो, आप खुद इतने कॉम्पिटेंट होने चाहिए, आप इतने कॉम्पिटेंट होने चाहिए, आपके रिज्यूमे इतना अच्छा डेवलप्ड होना चाहिए कि वो किसी भी एम्प्लॉयर को अट्रैक्ट करे, सही है, कि यार इसमें है ये चीज़ जो उसने अपने रिज्यूमे में लिखा हुआ है, सही है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, आप अपने आप को अपनी ही स्किल्स को सबसे ज़्यादा वो करो ना, फिर आप बोलो कि यार जॉब, फिर अगर आपको नहीं मिलती एक जॉब फूड इंजीनियर होने के बाद तो फिर एक डिफरेंट बात है, लेकिन अपनी पहले मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। ये फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है, 4 साल पढ़ने के बाद और जॉब करने के बाद मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स है NID यूनिवर्सिटी की,
फीमेल्स के लिए भी और मेल्स के लिए, दोनों के लिए बिल्कुल। जॉब्स भी बहुत है मार्केट में। मास्टर्स के लिए भी इंशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर देगी प्रोग्राम, अल्लाह ने चाहा तो वेरी सून। तो यहीं पर सुनने में मास्टर्स आया आप है, तो pursue कर मास्टर्स भी आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो। फिर आपको अपनी फील्ड को स्विच करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि आप सप्लाई में जा रहे हो, ठीक है, या आप किसी और प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हो। सही है। वो अपने शौक से आप जाओ, ठीक है, लेकिन मजबूरन ना मतलब जाओ आपको ना। ना जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसमें मास्टर्स भी होगा, फिर पीएचडी की तरफ भी इंशाल्लाह ये लोग जाएंगे। सही तो आई बिलीव कि वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स है, ठीक है, इसको परस्यू करना चाहिए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा तो आगे हमारा डिपार्टमेंट मजीद ग्रो करेगा। डेफिनेटली। और मार्केट में फूड टेक्नोलॉजी से ज़्यादा हो सकता है कि फूड इंजीनियर्स आपको मार्केट में मिलने लगे। सही है। तो इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है हमें तो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।